फाइन, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा कि मैटर जो है तीन टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में काफी बात हमने की। अब बात करेंगे मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो मिक्सचर्स, तो जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास ये गोल्ड का पाउडर है, ठीक है, गोल्ड है, ये सिल्वर का पाउडर है, ठीक है। अब दोनों को लेके मैंने मिक्स कर दिया यहां पे, तो क्या बन गया? एक मिक्सचर बन गया। सिंपल सी बात है, मिक्सचर बन गया। वैसे एक और एग्जांपल लूं तो ये मेरे पास सॉल्ट है, ये शुगर है, दोनों को मिक्स कर दिया तो मिक्सचर बन गया। तो मिक्सचर बड़ी सिंपल चीज होती है, आप कई सारी चीजों को कंबाइन कर दो तो मिक्सचर बन गया। अच्छा, आप मुझे बताओ कि यहां पर ये जो मिक्सचर बना गोल्ड और सिल्वर को मिलाने से, ये कैसा लग रहा है? क्या ये गोल्ड के जैसे लग रहा है या सिल्वर के जैसे लग रहा है या बिल्कुल ही कुछ अलग लग रहा है? तो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा गोल्ड जैसा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सिल्वर जैसे लग रहा है। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो दोनों से मिलती जुलती है, बिल्कुल कुछ अलग सी प्रॉपर्टी है ऐसा नहीं है, कुछ अलग सा बिल्कुल कलर सा आ गया होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। वैसे ये जो मिक्सचर बना सॉल्ट और शुगर से, क्या ये बिल्कुल अलग है या फिर इसकी प्रॉपर्टी इनसे मिलती जुलती है? देखो, अगर आप थोड़ा टेस्ट करके देखोगे ना इसको, तो क्या लगता है आपको? थोड़ा थोड़ा मीठा भी लगेगा आपको शुगर की तरह और थोड़ा थोड़ा नमकीन भी लगेगा सॉल्ट की तरह। मतलब इसकी प्रॉपर्टी जो है वो इनसे मिलती जुलती है। तो आपको समझ में आ रही बात है स्टूडेंट्स कि मिक्सचर्स क्या होते हैं? आप कई सारी चीजों को कंबाइन कर दिया तो आपके पास एक मिक्सचर बन जाता है, और जो मिक्सचर बनता है उसकी प्रॉपर्टी वैसी होती है जिन चीजों से आपने उसको बनाया है। इसको हम लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। सही है बात? अच्छा, अब आप ध्यान दो, ये जो एग्जांपल था इसे मैंने गोल्ड और सिल्वर को मिक्स किया था। गोल्ड एक एलिमेंट है, ये आपको पता है, हमने पढ़ा है। सिल्वर भी एक एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके मैंने मिक्सचर बनाया था। यहां पे सॉल्ट और शुगर को मिलाया गया है, दोनों क्या है? कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स है, ठीक है। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप इन चारों को मिक्स कर दो, गोल्ड, सिल्वर, शुगर, सॉल्ट सबको मिक्स कर दो और एक मिक्सचर बना दो, ठीक। तो यहां पे आपने एलिमेंट्स और कंपाउंड सबको मिक्स किया। तो मिक्सचर बनाने के लिए आप एलिमेंट्स को भी मिक्स कर सकते हो, कंपाउंड्स भी कर सकते हो, उनको आपस में भी कर सकते हो। तो दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी एलिमेंट्स और कैन बी कंपाउंड्स। समझ में आ रही बात? अब देखो यहां पे डाउट कहां पे आता है। देखो, मिक्सचर जो है वो चीजों को मिक्स करने से बना। अच्छा, अब जो कंपाउंड होता है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, कंपाउंड भी तो एलिमेंट्स को सॉर्ट ऑफ मिक्स ही करके बनता है। तो कई बार बच्चों को डाउट होता है कि मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में क्या अंतर है। तो उसको बहुत अच्छे से डीपली समझने के लिए कुछ सिचुएशंस लेनी पड़ेंगी हमें, और बड़ा मजा आएगा आपको इन सिचुएशंस में। इसमें आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है साइंस की बहुत ही डीप होगी एंड यू विल बिकम रियली चैंपियन ऑफ द सब्जेक्ट। तो देखो, सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास एक बॉक्स में यहां ऑक्सीजन है और एक बॉक्स में हाइड्रोजन है। आपको पता है कि दोनों गैसेस हैं और दोनों एलिमेंट्स हैं। मतलब इसके सारे एटम्स आइडेंटिकल, इसके सारे एटम आइडेंटिकल, हालांकि इसके एटम्स इससे अलग। और हम दोनों का मिक्सचर बनाना चाहते थे, तो हमने क्या किया, एक बड़ा बॉक्स लिया, उसमें हाइड्रोजन को डाला, ऑक्सीजन को डाला। तो अब क्या हुआ? अब देखो ऐसा कुछ हुआ, दोनों के पार्टिकल्स आपको साथ साथ इस तरह से रहते हुए दिखेंगे। बन गया ना दोनों का मिक्सचर। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मिक्सचर बना है स्टूडेंट्स, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन दोनों से मिलती जुलती ही होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर एक बर्निंग कैंडल आप यहां पे लेके जाओ ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उसके प्रेजेंस में बर्निंग कैंडल और ब्राइटली बर्न करने लगेगा। वैसे अगर आप हाइड्रोजन गैस के साथ करो, तो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में जो कैंडल है वो एक पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करती है। आप सुनिए इस साउंड को, तो इस साउंड के साथ बर्न करने लगती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, अब इस मिक्सचर के सामने अगर आप कैंडल को ले जाओगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? आप देखोगे कि वो ब्राइटली भी ग्लो करने लगेगा और पॉपिंग साउंड भी होगी। मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज ये मिक्सचर एग्जिबिट कर रहा है, दोनों कंस्टिट्यूएंट्स की। ऐसा ही मिक्सचर से एक्सपेक्टेड भी था। अब देखो हम यहां पे क्या करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सा काम हम करने वाले हैं। हम समहाउ इस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक स्पार्क आपको पता होगा, कई बार स्विच ऑन ऑफ करते टाइम आपको एक ब्लूइश इलेक्ट्रिक स्पार्क इस टाइप का दिखता होगा, ठीक है। तो दो वायर हम लेंगे इस टाइप से और उससे इलेक्ट्रिक स्पार्क यहां पे कराएंगे। और ऐसा कराने पे स्टूडेंट्स बड़ा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सी चीज होगी, मैं आपको बताऊंगा तो यू विल बी शॉक्ड। क्या होगा जब आप इलेक्ट्रिक स्पार्क यहां बनाओगे तो यू विल सी कि वहां वाटर बन जाएगा बॉक्स में। वाटर बन जाएगा, बिल्कुल नई सी चीज बन जाएगी, वाटर। तो आपको तो पता ही है स्टूडेंट्स कि वाटर एक कंपाउंड होता है, उसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। जैसे एक मॉलिक्यूल को हम अगर जूम करके देखें तो उसमें क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा है, उसमें दो एटम होते हैं हाइड्रोजन के और एक एटम होता है ऑक्सीजन का। तो बेसिकली ये जो वाटर है वो भी इन्हीं दोनों से बना है, राइट। इन्हीं दोनों से तो बनाया हमने इसमें, और इसमें आप देखो एटम्स भी इन्हीं दोनों के हैं, पार्टिकल्स भी इन्हीं दोनों के। तो होता क्या है कि जब आप इलेक्ट्रिक स्पार्क यहां पे क्रिएट करते हो
तो जो एटम्स थे यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, वो सॉर्ट ऑफ फ्यूज कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं एक पर्टिकुलर तरीके से, ताकि ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स बन जाते हैं, क्लस्टर्स बन जाते हैं तीन तीन एटम्स के, राइट। अच्छा, अब देखो ये जो कंपाउंड बना है इन दोनों से, इसकी प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो इन दोनों से बहुत अलग होती है। जैसे अगर मैं बताऊं तो कैंडल की अगर हम बात कर रहे थे, तो इसके प्रेजेंस में कैंडल ब्राइटली बर्न करता है, इसके प्रेजेंस में पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करता है, और पानी अगर डाल दोगे कैंडल पे तो क्या होगा, वो तो बुझ जाएगा ना स्टूडेंट्स, इट विल डाई। तो देखो इसकी प्रॉपर्टी जो है इन दोनों से कितनी अलग है, समझ में आ रही है आपको बात। सो दैट इज द पॉइंट कि मिक्सचर जब अपने कंस्टिट्यूएंट से बनता है तो मिक्सचर की प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूएंट्स जैसी ही होती है। कंपाउंड जब बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी बहुत अलग हो सकती है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। ये कंपाउंड है, ये मिक्सचर है। इतना ही नहीं, आप क्लियरली ये भी देख सकते हो कि मिक्सचर में जो पार्टिकल्स हैं कंस्टिट्यूएंट्स के, वो बस साथ साथ रह रहे हैं, कुछ खास हुआ नहीं है। इसके पार्टिकल बस साथ साथ रह रहे हैं और कुछ नहीं हुआ। यहां पर पार्टिकल सिर्फ साथ साथ रह नहीं रहे, वो सॉर्ट ऑफ कंबाइन हो गए, फ्यूज हो गए टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। कुछ हुआ है यहां पे, कुछ खास हुआ है। समझ में आ रही है ना आपको बात? इसको लिख भी लेते हैं। तो पॉइंट हमारा ये है, इन अ कंपाउंड पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स इन विच एटम्स आर केमिकली बाउंड। तो आप देखो कंपाउंड्स में जो एटम्स होते हैं वो सॉर्ट ऑफ फ्यूज्ड होते हैं, तो इसके लिए टेक्निकल टर्म है केमिकल बाउंड। हम बोलेंगे यहां पे जो एटम्स हैं यहां पे वो केमिकली बाउंड है। क्या है? केमिकली बाउंड। फिर हम मिक्सचर्स के बारे में लिख सकते हैं, इन मिक्सचर्स particles of the constituents only exist together. There is no chemical bonding there. No new molecules are formed. यहां पे कोई नए मॉलिक्यूल्स नहीं बनते हैं, पार्टिकल्स के बीच में कोई ऐसी केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो जाती है जैसा कि यहां पे होता। समझ में आ रही है आपको बात? कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, सिचुएशंस देखेंगे इस तरह की, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मिक्सचर और कंपाउंड में कैसे डिफरेंस होता है। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास है आयरन का पाउडर। ठीक है, आप देखो इस टाइप का दिखता है, आपको पता ही है। यहां पे सल्फर का पाउडर लेते हैं, सल्फर येलो होता है। दोनों एलिमेंट्स हैं, मतलब यहां पे बहुत सारे एटम्स होंगे, सब आइडेंटिकल टू ईच अदर। यहां पे भी सारे एटम्स इससे तो अलग होंगे बट आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है, अब दोनों का हमें मिक्सचर बनाना है, तो हमने क्या किया, दोनों को लेके मिक्स कर दिया। तो आप देखो इस टाइप से मिक्सचर बन जाएगा उनका। बड़ा सिंपल है, देख के लग रहा है कि ये जो है इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है देख के लग रहा है इन दोनों जैसी है। जैसे देख के देखो आप इसको, इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा ब्लैक, थोड़ा थोड़ा येलो लग रहा है इन दोनों जैसा। ठीक है, और भी डीपली आप देखो तो इसकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं इन दोनों से। जैसे कि आपको आयरन की एक प्रॉपर्टी पता है कि आप मैग्नेट इसके पास लेके जाओ तो क्या होता है, आयरन अट्रैक्ट होता है ना। वैसे इसके पास भी अगर मैग्नेट लेके जाओगे तो इसमें जो आयरन वाला पार्ट है वो अट्रैक्ट होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी, मिक्सचर की प्रॉपर्टी अपने कंस्टिट्यूएंट से मिलती जुलती है। अब आप क्या करो, यहां पे इन दोनों को केमिस्ट्री लैब में आप टेस्ट ट्यूब में रख के हीट करो, स्ट्रांगली हीट करो। हालांकि टीचर के प्रेजेंस में आपको इसको हीट करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये डेंजरस हो सकता है थोड़ा सा। आप हीट करोगे ना इसको, इस मिक्सचर को, तो धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा और ऐसे डल ब्लैक एक सब्सटेंस बन जाएगा। राइट, तो इस तरह से डल ब्लैक सब्सटेंस आपको मिलेगा। तो ये कंपाउंड है स्टूडेंट्स, और इसका नाम है फेरस सल्फाइड। हालांकि नाम आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये कंपाउंड जो है वो भी देखा जाए तो इन दोनों से ही तो बना है। इन दोनों के मिक्सचर को तो आपने हीट किया था, तो इसमें भी यही दोनों है। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों से बहुत अलग है स्टूडेंट्स। पहले तो आप देखो इसका कलर ही अलग है। आपको लग रहा होगा नहीं इसका कलर ही ब्लैक है, इसका ही ब्लैक है, वो ठीक है, लेकिन ये डल ब्लैक टाइप का है। ये थोड़ा शाइनी टाइप का होता है, शाइनी ब्लैक होता है। और येलो तो इसमें दूर दूर तक दिखाई दे ही नहीं रहा है। राइट, तो इसका जो कलर है वो इन दोनों से बहुत अलग है। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, अगर आप एक मैग्नेट इसके पास लेके आओगे ना तो कुछ भी अट्रैक्ट नहीं होगा, कुछ भी हल्का सा भी अट्रैक्ट नहीं होगा। जबकि आयरन की प्रॉपर्टी तो है कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, ये अट्रैक्ट नहीं होगा। तो आप देखो इन्हीं दोनों कंस्टिट्यूएंट से हमने एक मिक्सचर बनाया और हमने एक कंपाउंड भी बनाया। मिक्सचर की प्रॉपर्टीज जो है कंस्टिट्यूएंट से मिलती जुलती है, लेकिन कंपाउंड की मिलती जुलती नहीं है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यही डिफरेंस होता है मिक्सचर और कंपाउंड में। और दूसरा डिफरेंस ये भी है कि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। इसमें बस वो सारे पार्टिकल्स, दोनों को पार्टिकल्स साथ साथ रह रहे हैं, साथ साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, कोई फ्यूजिंग नहीं हुई है उनके बीच में। राइट, लेकिन यहां पे क्या होता है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो एटम्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं डीपली बात करूं तो इसमें बहुत सारे आपको ऐसे क्लस्टर्स मिलेंगे। हर क्लस्टर बेसिकली एक मॉलिक्यूल है, और हर मॉलिक्यूल में एक एटम जो है आयरन का है और एक एटम जो है वो सल्फर का है।
तो इस टाइप से नए मॉलिक्यूल्स बने हैं यहां पे। वो जो हीट किया था ना, उससे इनके जो एटम्स हैं वो फ्यूज हो गए हैं, केमिकली बाउंड हो गए हैं टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल्स। तो कंपाउंड में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके पार्टिकल्स या एटम्स फ्यूज होकर नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मिक्सचर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो पार्टिकल्स या एटम्स जो है वो सिर्फ साथ साथ रहते हैं और कुछ होता नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे कंपाउंड्स और मिक्सचर्स जो होते हैं आपस में बहुत अलग होते हैं एक दूसरे से। तो कुछ और एग्जांपल्स इंटरेस्टिंग से मैं आपको मिक्सचर्स के देता हूं। दीज आर सम एग्जांपल्स। जैसे आप देखो ये क्या है, ये एक मिक्सचर है वाटर का, सॉल्ट का और शुगर का। इसको जब आप पियोगे तो आपको वाटर का भी टेस्ट आएगा, शुगर का भी टेस्ट आएगा, सॉल्ट का भी टेस्ट आएगा, सब मिला जुला सा टेस्ट आएगा स्टूडेंट्स। और इसमें हो क्या रहा है, इसमें वाटर के पार्टिकल्स हैं, शुगर के भी पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट के भी पार्टिकल्स हैं, सब पार्टिकल्स हैं, सब एक साथ रह रहे हैं। हालांकि उनके बीच में कोई फ्यूजिंग नहीं हुई है, कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं है। समझ लो बात को। जैसे स्टूडेंट्स देखो ये शरबत है, ठीक है, शरबत भी कैसे बनाते हैं, बहुत सारी चीजों को मिला के बनाते हैं, उन सबका टेस्ट आता है पीने में। तो यही तो मिक्सचर की प्रॉपर्टी होती है कि सारी चीजों का जो सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसकी प्रॉपर्टी आपको इसमें दिखनी चाहिए। फिर आप ये देखो, इसको तो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते ही मिक्सचर है। इसमें भी क्या होता है, बहुत सारी चीजों को मिलाते हैं और जब खाते हैं तो सबका थोड़ा थोड़ा टेस्ट आता है ना स्टूडेंट्स, दिस इज मिक्सचर। सॉइल इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। सॉइल को आप ध्यान से स्टडी करोगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, उन सबका मिक्सचर होता है। कोक स्टूडेंट्स, ये भी एक मिक्सचर का बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, जैसे इंपॉर्टेंट चीजें मिक्स होती हैं, वाटर, कुछ कलर्स मिक्स होते हैं इसमें जिससे ये कलर मिलता है इसको, शुगर बहुत सारा होता है जिससे इसको मीठा टेस्ट मिलता है। फिर आपने इसमें बबल्स उठते हुए देखे होंगे ना स्टूडेंट्स, बबल छोटे छोटे, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसके अंदर, उसके कारण ये बबल्स निकलते हैं। और भी कई सारी चीजें होती हैं, तो इन सब का ये मिक्सचर होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देख सकते हैं मिक्सचर के अपने आसपास। तो कंपाउंड्स और मिक्सचर्स हम समझ चुके हैं, उन दोनों के बारे में डिफरेंस हम लिख लेते हैं ताकि एग्जाम से आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप अच्छे से लिख भी सको। तो देखो, दो डिफरेंसेस तो बहुत इजीली है जो बार बार मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताए हैं। फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर सिमिलर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट। सही है। दूसरा डिफरेंस, व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, न्यू मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन विच atoms have strong chemical bonds. When a new mixture is formed, new molecules are not formed, no new chemical bonds are formed. तो ये दो डिफरेंसेस तो आपको ऑलरेडी पता है। अब मैं आपको नए डिफरेंसेस बताता हूं जिसमें आपको मजा आएगा स्टूडेंट्स। डिफरेंस नंबर 3 ये है कि इन कंपाउंड्स constituents are present in fixed proportion. In mixtures, constituents can be present in any proportion. तो क्या मतलब है, आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे हमने देखा था कि हम आयरन और सल्फर को मिला के उसका मिक्सचर बना सकते हैं, बड़ा सिंपल है। और सपोज करो हमने आयरन ज्यादा ले लिया, सल्फर कम है, तो मिक्सचर थोड़ा बन जाएगा फिर से, लेकिन उसमें आयरन ऑब्वियसली आपको ज्यादा फील होगा। अगर आपने आयरन कम लिया, सल्फर ज्यादा लिया, तो वन सेकेंड आपका मिक्सचर बन जाएगा, उसमें सल्फर ज्यादा दिखेगा, आपको आयरन कम दिखेगा। बड़ा सिंपल सी बात है, आप किसी भी प्रोपोर्शन में आयरन और सल्फर को ले सकते हो, आपका मिक्सचर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टूडेंट जब आप कंपाउंड बनाते हो तो देखो क्या होता है, वहां पे सीन थोड़ा अलग हो जाएगा। आपने आयरन लिया, सल्फर लिया, ठीक है, उन दोनों के मिक्सचर को हमने देखा था कि हमें हीट करना पड़ता है, तब हमारे पास ये कंपाउंड बनता है जिसका नाम फेरस सल्फाइड है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि फेरस सल्फाइड में क्या होता है कि इसके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मतलब आयरन में बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है, आइडेंटिकल, सल्फर में बहुत सारे एटम्स है आइडेंटिकल, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। हर मॉलिक्यूल में एक एटम आयरन का है और एक एटम जो है वो सल्फर का है, आपको पता है। तो आप ध्यान दो, अल्टीमेटली ये जो फेरस सल्फाइड बना है उसमें जितने एटम आयरन के होंगे उतने ही सल्फर के होंगे, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में एक एटम इसका है और एक एटम इसका है। तो इसका मतलब है कि इसमें आयरन और सल्फर का एक फिक्स प्रोपोर्शन है, दैट इज 1:1, 1:1। अब जैसे अगर आप देखो, अगर आपने ज्यादा आयरन ले लिया और कम सल्फर लिया और फिर इसके मिक्सचर को अगर हीट किया तो फेरस सल्फेट फिर से बनेगा, उसके मॉलिक्यूल्स में फिर से एक एक एटम दोनों के होंगे। तो मतलब इसे फिर से प्रोपोर्शन जो है दोनों का 1:1 ही है। लेकिन क्योंकि आपने ज्यादा आयरन लिया था और सल्फर कम था, तो एक्सेस आयरन आपका बच जाएगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। समझ लो बात को। तो आपने ज्यादा आयरन ले भी लिया तो भी वो बच जाएगा। उसी तरीके से अगर आपने आयरन कम लिया और सल्फर ज्यादा लिया इस बार, तो फिर से हीट करने पे फेरस सल्फाइड बनेगा, उसके मॉलिक्यूल्स में भी एक एटम जो है इसका होगा और एक एटम इसका होगा। लेकिन क्योंकि आपने ज्यादा सल्फर लिया था तो इसमें एक्सेस सल्फर जो है आपका बच जाएगा। तो समझ में आ रही है आपको बात।
मिक्सचर में आप कोई भी प्रोपोर्शन ले सकते हो कंस्टिट्यूएंट्स का, आपका मिक्सचर थोड़ा अलग हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड बनाते टाइम अगर आपने कंपोजिशन उल्टा सीधा भी लिया तो भी जो कंपाउंड बनेगा फाइनली उसमें प्रोपोर्शन जो है वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन ही रहेगा, कुछ भी प्रोपोर्शन हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, यहां पे इसको हटा देते हैं, वाटर की बात कर लेंगे यहां पे। तो जैसे मिक्सचर बनाने के लिए हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास मिक्सचर बन गया ऐसे यहां पे, ठीक। अगर आपने कोई एक ज्यादा कर लिया तो भी आपके पास मिक्सचर बन जाएगा, उसके एटम्स ज्यादा हो जाएंगे। अगर आपने दूसरे को ज्यादा कर लिया तो भी आपके पास मिक्सचर बन जाएगा, लेकिन उसके एटम ज्यादा हो जाएंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप कंपाउंड बना रहे हो तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, आपने देखा है कि इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ता है तो वाटर बन जाता है, ठीक। और हमें पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का होता है। मतलब ओवरऑल ये जो वाटर है उसमें डबल हाइड्रोजन है ऑक्सीजन कंपैरिजन में। तो इसमें दोनों कंस्टिट्यूएंट का प्रोपोर्शन 2:1 है, समझ लो बात को, 2:1 है। तो अगर आपने ऐसा किया कि आपने ऑक्सीजन लिया और हाइड्रोजन डबल लिया, जैसे यहां पे ऑक्सीजन लिया और हाइड्रोजन डबल लिया, तो दोनों फुल्ली रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है, और आपके पास वाटर होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन आपने डबल से ज्यादा ले लिया, ऑक्सीजन उतना ही रखा, हाइड्रोजन डबल से ज्यादा, तो जो एक्सेस हाइड्रोजन है वो बच जाएगा आप, और जो वाटर अभी भी बनेगा उसमें अभी भी रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:1 ही रहेगा। समझ में आ रही है कोई बात? तो हर कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट्स का अपना एक रेशियो होता है और वो रेशियो हमेशा मेंटेन होता है कंपाउंड्स में। मिक्सचर में रेशियो मेंटेन हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आई बात? सो दिस इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। In formation of compounds, generally exchange of energy in some form like heat or light is involved. Generally in formation of mixtures, no exchange of energy is involved. देखो इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप याद करो कि जब हमने वाटर बनाया, कंपाउंड बनाया, तो हमें क्या करना पड़ा था स्टूडेंट्स? आप देखें यहां पे इलेक्ट्रिक स्पार्क का यूज किया था ना, तो हमने एनर्जी सप्लाई की थी तब जाके कंपाउंड बना था। लेकिन जब हमने उनका मिक्सचर बनाया तो उसमें कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बस दोनों को साथ कर दिया तो मिक्सचर बन गया था हमारा। वैसे ही आयरन और सल्फर से हमने कंपाउंड बनाया था तो उसके मिक्सचर को हमें हीट करना पड़ा था स्ट्रांगली, तब जाके कंपाउंड बना था। तो देखो यहां पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है हीट के फॉर्म में, लेकिन उनका मिक्सचर बनाने के लिए कोई हीटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं थी। तो वही बताया जा रहा है कि मिक्सचर बनाने में जनरली कोई हीट का इन्वॉल्व नहीं होता है, एनर्जी का इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड बनाने में होता है। समझ में आ रही बात आपको? नेक्स्ट डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, ये उतना इंपॉर्टेंट डिफरेंस नहीं है। मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो जैसे आपके पास अगर सिल्वर और गोल्ड लेके आपने उसका एक मिक्सचर बना लिया, तो उसको अगर आप हीट करोगे ना तो उसका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। उसमें कई सारी चीजें मिक्स्ड हैं, तो हो सकता है कि एक चीज पहले मेल्ट हो जाए, दूसरी बाद में जाके मेल्ट हो, तो कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं है। बट यहां पे आपके पास एक कंपाउंड बन जाता है, तो अगर आपके पास ये कोई कंपाउंड बन गया है फाइनली, ठीक है, तो उसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो कि मिक्सचर के साथ नहीं है। समझ में आई आपको बात? तो हमने देखा कि कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस है। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। तो फाइनली इन सब के बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि मैटर 3 टाइप का हो सकता है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तीनों टाइप मैंने आपको समझा दिया है। आई एम श्योर आपको बड़ा मजा भी आया होगा पढ़ने में। अब तीनों की डेफिनेशंस मैं आपको लिख के देता हूं ताकि एग्जाम्स में कभी आप कंफ्यूज ना हो। एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेज व्हिच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स एंड कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेज। तो इसमें जो सेकंड पार्ट है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, वो थोड़ा सा नया लग रहा होगा आपको, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं, फिर उन अल्फाबेट से हम वर्ड्स बना सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 115 एलिमेंट्स हैं, उनसे हम कंपाउंड्स बनाते हैं, राइट। तो आप देखो जो वर्ड्स होते हैं उनको आप ब्रेक कर सकते हो अल्फाबेट्स में, क्योंकि वो अल्फाबेट से बने। लेकिन अल्फाबेट्स तो सिंपलेस्ट है, उनको क्या ब्रेक करोगे? ए तो ए है, अब उसको क्या ब्रेक करोगे? बी तो बी है, उसको क्या ब्रेक करोगे फर्दर? उसी तरीके से कंपाउंड्स को आप ब्रेक कर सकते हो एलिमेंट्स में, क्योंकि वो एलिमेंट से बने। लेकिन एलिमेंट तो सिंपलेस्ट है, उनको फर्दर ब्रेक करना किसी सिंपलर सब्सटेंस से पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात आपको? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एलिमेंट का ये डिफिनीशन बिल्कुल सही है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेज व्हिच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, जैसा हमने पहले भी पढ़ा ही था, and cannot be further broken down into simpler substances.
कंपाउंड्स की बात करते हैं। कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेज मेड फ्रॉम 2 और मोर एलिमेंट्स हुज एटम्स आर केमिकली बाउंड, जैसा कि हमने देखा ही है। मिक्सचर्स की बात करते हैं। मिक्सचर्स आर सब्सटेंसेज मेड फ्रॉम 2 और मोर सब्सटेंसेज विच आर नॉट केमिकली बाउंड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहां पे कुछ नए टर्म्स सीखेंगे, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस सब्सटेंसेज। ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इस चैप्टर में नहीं, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग चैप्टर्स में ये टर्म्स देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप अच्छे से समझ जाओगे तो हमेशा हेल्प मिलेगी आपको। तो इनको समझने के लिए होमोजीनस, होमोजीनस वर्ड पे आप ध्यान दो। होमो का वर्ड का मतलब होता है सेम, हेट्रोजीनस, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो मैं 2 एग्जांपल्स लेके आपको समझाता हूं कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो एक एग्जांपल है हमारे पास यहां पे, जहां पे हमारे पास है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, और यहां पे हमारे पास है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल, दोनों मिक्स्ड है। तो यहां पर अगर आप देखो तो दोनों बड़े अच्छे से मिक्स्ड हैं। यहां पे अगर आप थोड़ा सा पोर्शन इस मिक्सचर का देखें तो उसमें वाटर भी है और सॉल्ट भी है, मिक्स्ड है। अगर आप कोई दूसरा पोर्शन देखें तो वहां पे भी वाटर भी है, सॉल्ट भी है। उतना ही पार्ट आप कहीं और पे देखें तो उसमें भी शायद उतना ही वाटर होगा, उतना ही सॉल्ट होगा। मतलब अगर आप सेम पोर्शन हर जगह पे लेके देखोगे तो सब में सेम अमाउंट ऑफ वाटर शायद होगा और सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट भी होगा, ऐसा आपको लग रहा होगा। ठीक है, यहां पर आप देखो, यहां पे अगर ये वाला पोर्शन आप लो तो यहां पे ऑयल ज्यादा दिख रहा है आपको। अच्छा, यहां पे ये वाला पोर्शन लो तो आपको उसमें वाटर ज्यादा दिख रहा होगा, और अगर आप ये वाला पोर्शन देखो तो दोनों आपको सेम अमाउंट में लगभग लगभग दिख रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें आप कोई भी पोर्शन लो तो उसका कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सेम है हर जगह पे। तो इसको बोलेंगे होमोजीनस सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? होमोजीनस सब्सटेंस। यहां पे आप अलग अलग जगह पे अगर देखोगे तो कंपोजिशन थोड़ा अलग दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे हेट्रोजीनस सब्सटेंस। तो बड़ा सिंपल है, होमोजीनस सब्सटेंस ऐसा होता है जिसका कंपोजिशन हर जगह सेम होता है। हेट्रोजीनस सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस होता है जिसका कंपोजिशन हर जगह पे अलग अलग सा हो सकता है। ठीक है, जैसा आपको दिख ही रहा है। तो हम बहुत आसानी से डिफाइन भी कर सकते हैं कि होमोजीनस सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। हेट्रोजीनस सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव डिफरेंट कंपोजिशन इन डिफरेंट पार्ट्स, जैसा कि इसमें था। अच्छा, तो अब इन दोनों को थोड़ा साइड कर देते हैं यहां पे। अब हमने देखा था कि मैटर 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो एलिमेंट जो होते हैं वो होमोजीनस होते हैं या हेट्रोजीनस होते हैं। जैसे एक एलिमेंट का एग्जांपल लेके अगर देख लो आप, जैसे अगर ये आयरन का ब्लॉक है, ठीक है, तो देखो आयरन का अगर आपने ये पोर्शन ले लिया, सपोज करो ये एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, या फिर आयरन का ये छोटा सा पोर्शन ले लिया ब्लॉक में, तो अब देखो क्या होगा। ये तो एक एलिमेंट है, इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं और सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। तो इस पार्ट में बहुत सारे एटम्स होंगे और इस पार्ट में बहुत सारे एटम्स होंगे। जैसे एटम्स यहां पे होंगे वैसे एटम्स यहां पर भी होंगे। ठीक है, अगर ये एरिया और ये एरिया सेम है तो जितने एटम्स यहां पे होंगे उतने एटम यहां पर भी होंगे और उतने एटम और उसी टाइप के यहां पर भी होंगे। तो मतलब हर जगह पे जो कंपोजिशन है वो क्या है? सेम है। तो किसी भी एलिमेंट में यही बात ट्रू होगी, आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब एलिमेंट्स कैसे होते हैं? बताओ, आप ही बताओ। होमोजीनस एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं? होमोजीनस। हम इसको लिख भी सकते हैं, एलिमेंट्स आर ऑलवेज होमोजीनस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में आप ही मुझे बताओ। जैसे कोई एग्जांपल ले लो कंपाउंड का, जैसे ले लिया हमने कॉपर सल्फेट। ठीक है, ऐसे ब्लू कलर का होता है, हमने देखा भी था। या फिर कोई सिंपल कंपाउंड ले लो ना, वाटर ले लिया आपने सपोज करो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कंपाउंड्स होमोजीनस होते हैं या हेट्रोजीनस? देखो जैसे ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का आपने ये पोर्शन ले लिया या उतना ही बड़ा ये पोर्शन लिया, तो क्या होने वाला है? इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे कॉपर सल्फेट के, लेकिन यहां पर भी तो वैसे ही मॉलिक्यूल्स ही होंगे, यहां पर भी वैसे ही मॉलिक्यूल्स होंगे कॉपर सल्फेट के। तो हर जगह पे कॉपर सल्फेट में कंपोजिशन सेम है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि ये कैसा हो गया? होमोजीनस। होमोजीनस। वैसे अगर आप वाटर की बात भी करोगे तो वाटर में अगर आप यहां पे थोड़ा पोर्शन देखो या यहां पे थोड़ा पोर्शन देखो, यहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहां पे भी तो वाटर के वैसे ही मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट? तो हर जगह पे कंपोजिशन क्या है? सेम है। तो इसका मतलब कंपाउंड्स आर आल्सो ऑलवेज होमोजीनस। समझ में आ रही बात? तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमेशा होमोजीनस ही होते हैं। व्हाट अबाउट मिक्सचर्स? मिक्सचर्स के बारे में क्या लगता है आपको स्टूडेंट्स? बताएं आप। ये तो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये दोनों एग्जांपल्स तो मिक्सचर्स के ही थे ना। इसमें वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर था, इसमें वाटर और ऑयल का मिक्सचर था। ये होमोजीनस था, ये हेट्रोजीनस था। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो मिक्सचर्स हैं वो कभी होमोजीनस भी हो सकते हैं और कभी हेट्रोजीनस भी हो सकते हैं। सो मिक्सचर्स कैन बी बोथ होमोजीनस और हेट्रोजीनस। तो अब हम यहां पे बात करेंगे केमिकल एंड फिजिकल चेंज। क्या होता है ये? लेट्स सी। बहुत ही सिंपल सी बात है।
जैसे स्टूडेंट्स हमने ये देखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने लिया, उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क कराया तो क्या बन गया, वाटर बन गया स्टूडेंट्स। अब देखो ये एक चेंज है, क्लियरली चेंज है। पहले आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, अब ये वाटर बन गया, तो एक चेंज है। अब देखो ये बेसिकली एक केमिकल चेंज कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक टोटली न्यू सब्सटेंस बन गया है ना। पहले आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, अब एक नया ही चीज बन गया, वाटर, एक नया सब्सटेंस बन गया। तो ऐसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस बन जाए उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। इसको आप और डीपली भी एनालाइज कर सकते हो, एटॉमिक लेवल पे भी एनालाइज कर सकते हो। यहां पे आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स थे, ठीक है, एटम्स थे। यहां पे वाटर में क्या होता है, वो एटम्स फ्यूज करके अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, पता है आपको। तो अब देखो एटॉमिक लेवल पे जाके चेंज हो गया है। एटम्स का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो बिल्कुल चेंज हो गया है, वो मिलके एक नई चीज उन्होंने बना ली है, एक नया टाइप का मॉलिक्यूल बना लिया है, ठीक है। तो एक नया सब्सटेंस उससे क्रिएट हो गया बेसिकली। तो ऐसे चेंज को केमिकल चेंज बोलते हैं, जिसमें एक टोटल नया सब्सटेंस बन जाता है। फिर स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं जो हमने देखा था, तो आयरन और सल्फर को जो हम हीट करते हैं तो हमने देखा था फेरस सल्फाइड बनता है। तो ये भी एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसकी प्रॉपर्टी जो है पुराने सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग थी। तो स्टूडेंट्स ये भी एक केमिकल चेंज कहलाया। क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज कहलाएगा। और इसको भी आप एटॉमिक लेवल पे देख सकते हो। पहले हमारे पास आयरन के एटम्स थे, सल्फर के एटम्स थे, यहां पे वो एटम्स फ्यूज होकर मॉलिक्यूल्स बना चुके हैं, एक नई टाइप की चीज बना चुके हैं, मॉलिक्यूल्स। तो एक नया सब्सटेंस क्रिएट हुआ है। वैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो ये हमारे पास ग्लास है, ये टूट गया इस तरह से। तो आप देखो ये भी एक चेंज तो है, ये भी एक चेंज तो हुआ है। लेकिन क्या यहां पे कोई नया सब्सटेंस क्रिएट हुआ है? नहीं स्टूडेंट्स, पहले भी ग्लास था, अभी भी ग्लास ही है, हाँ बस टूट गया। तो ऐसे चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। समझ लो बात को। केमिकल चेंज वैसा है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, फिजिकल चेंज ऐसा है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं केमिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज क्रिएटेड। फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज नॉट क्रिएटेड। तो स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं केमिकल और फिजिकल चेंजेस के, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। जैसे स्टूडेंट देखो पेपर पहले ऐसा होता है, आप उसको बर्न करो तो ऐसा ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब वो चेंज हुआ है यहाँ पे। क्या लगता है आपको, कुछ नया सब्सटेंस बना है बर्निंग के बाद, या वही चीज है? आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल नई चीज हो गई है ये। तो ये कैसा चेंज कहलाएगा? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जैसे बर्निंग ऑफ कोल। देखो कोल पहले ऐसे ब्लैक कलर का इस टाइप सा होता है, लेकिन जब बर्न करता है तो क्या क्या होता है आप देखो, कुछ गैसेस टाइप निकलती है, आपको पता भी होगा शायद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिर ये जो कोल होता है ब्लैक से व्हाइट हो जाता है, व्हाइट ऐश प्रोड्यूस होता है। तो आप देखो पहले ये ब्लैक कोल था, अब यहां पे व्हाइट रंग की ये ऐश बनी, कुछ गैसेस निकली, तो कुछ नए सब्सटेंसेस बने या नहीं बने? बने ना। ये व्हाइट ऐश, ये गैस, ये तो नए सब्सटेंसेस है। तो ये भी कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। समझ रहे हो बात को? बर्निंग ऑफ कैंडल। जब स्टूडेंट्स कैंडल बर्न होता है तो क्या होता है, पहले हमारे पास ये व्हाइट वैक्स होता है, और आपने देखा होगा कैंडल बर्न करते टाइम कुछ गैसेस निकलती हैं, कुछ ब्लैक सा धुआं निकलता है। तो ये नई चीजें बनी व्हाइट वैक्स से, या वही चीज है? नई चीज लग रही है ना बिल्कुल। तो ये भी कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। समझ रहे हो बात को? जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, हमारे पास यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे शुगर है, दोनों को मिक्स किया तो कुछ शरबत टाइप बन गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे भी चेंज हुआ है, चेंज तो हुआ ही। अब ये कैसा चेंज है, केमिकल या फिजिकल? आप समझ रहे होंगे ये फिजिकल चेंज है। क्यों? यहां पर ये जो सब्सटेंस बना है कुछ नई टाइप की बिल्कुल चीज नहीं बनी है। आप इसको पियोगे तो आपको समझ में आएगा हाँ ऐसे पानी और शुगर ही है, तो कुछ नया नहीं बना ऐसा। तो दिस इज अ फिजिकल चेंज। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा क्या केमिकल चेंज होता है, क्या फिजिकल चेंज होता है। और आप ये भी अच्छे से समझ रहे होंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स वो कैसा चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स कैसा चेंज है? उसमें बिल्कुल एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है, तो वो केमिकल चेंज होता है हमेशा। फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर क्या होता है? जैसे अभी हमने ये एग्जांपल भी देखा था, ये मिक्सचर ही तो बनाया था हमने वाटर और शुगर का। फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर हमेशा क्या होता है? वो फिजिकल चेंज होता है, उसमें कोई बिल्कुल ही नया सब्सटेंस उभर के नहीं आता है, राइट। एक और एग्जांपल यहां पे लेता हूं मैं, जिसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये हमारे पास आइस है, तो आपको पता है इसको गर्म किया जाए या ऐसे भी छोड़ दिया जाए तो थोड़ी देर बाद में ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड वाटर बन जाता है। और अगर आप वाटर को हीट करो तो स्टीम बनता है, ठीक। तो देखो यहां पर भी चेंज हो रहा है, आइस से लिक्विड वाटर बना, चेंज हुआ, लिक्विड वाटर से स्टीम बना, ये भी चेंज हुआ। तो ये जो चेंज है इसको केमिकल चेंज बोलेंगे या फिजिकल चेंज बोलेंगे? बताएं आप मुझे। देखो स्टूडेंट्स मैं बहुत क्लियरली आपको बता देता हूं कि दिस इज अ फिजिकल चेंज।
कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि अच्छा अलग चीज बन गई है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ये तीनों एक ही सब्सटेंस है, वाटर। यहां पे वाटर का स्टेट सॉलिड है, यहां पे वाटर का स्टेट लिक्विड है, यहां पे वाटर का स्टेट जो है वो गैसियस है। ठीक है, तो मतलब स्टेट चेंज हुआ है, एक ही मैटर का स्टेट चेंज हुआ है, सॉलिड से लिक्विड से गैस। तो जब एक ही सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है तो हम बोलते हैं कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हुआ है, और हम बोलते हैं वो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि अगर किसी चीज का स्टेट चेंज हुआ है, वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन रहा है, ठीक है, तो दैट इज अ फिजिकल चेंज। इसको और डीपली अगर हम एनालाइज करना चाहें तो देखो मैटर के चैप्टर्स को थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। ये सॉलिड है तो इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और उनके बीच दूरी बहुत कम है। जब आप इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो ना, तो वही पार्टिकल्स अभी भी इसके अंदर रहते हैं, बट उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। समझ लो, वही पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, बस डिस्टेंस बढ़ गया है। और जब गैसियस स्टेट में चेंज करते हो तो डिस्टेंस और बढ़ गया उन्हीं पार्टिकल्स के बीच में। तो कोई नया मॉलिक्यूल, नया कुछ क्रिएट हुआ हो, ऐसा नहीं होता है, समझ लो। इसलिए इसको फिजिकल चेंज ही बोला जाता है। एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज कंसिडर्ड अ फिजिकल चेंज। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने डाल रहा हूं। क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। यहां पे बहुत सारे चेंजेस लिखे हुए हैं, हमें बताना है कि वो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। कटिंग ऑफ ट्रीज, क्या लगता है आपको? ट्रीज को जब काटते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज, तो कोई नया सब्सटेंस बन जाता है क्या? नहीं स्टूडेंट्स, वही जो वुड है उसके टुकड़े हो जाते हैं। तो दिस इज ऑब्वियसली फिजिकल चेंज। ठीक है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, तो उसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? सॉलिड बटर जो है वो लिक्विड बटर में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट। तो दिस इज अगेन फिजिकल चेंज बिकॉज इट इज चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, आप समझ रहे हो, वो एक केमिकल चेंज होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ अलमीरा एक केमिकल चेंज होता है। आपको पता होगा कि अलमीरा जो है वो आयरन की बनी होती है, ठीक है, उसमें रस्ट लग जाता है, रस्ट लग जाता है, जो कि एक अलग ही सब्सटेंस होता है स्टूडेंट्स। जैसे आप देखें स्टूडेंट्स, ये आयरन की नेल है, ठीक है, ठीक है, और इस नेल में रस्ट लग गया है, रेड रेड सा जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये रस्ट जो है वो अलग ही सब्सटेंस होता है। तो ये जो चेंज हुआ है, दिस इज अ केमिकल चेंज, दिस इज अ केमिकल चेंज। तो आप याद ही रखें कि रस्टिंग जो होता है वो एक केमिकल चेंज होता है स्टूडेंट्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, अभी हमने देखा है स्टूडेंट्स, ये चेंज ऑफ स्टेट है, दिस इज अ फिजिकल चेंज। देन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर and the water breaking down into hydrogen and oxygen gases। तो स्टूडेंट्स बोला जा रहा है, देखो मैं यहां पे बनाता हूं कि वाटर है हमारे पास, वाटर, ठीक है स्टूडेंट्स, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, इट्स अ केमिकल चेंज, क्योंकि वाटर एक अलग सब्सटेंस है बिल्कुल, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल अलग सब्सटेंस है। तो ये बिल्कुल अलग सब्सटेंस यहां पे बन रहे हैं वाटर के कंपैरिजन में। तो ये एक केमिकल चेंज है। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ये फिजिकल चेंज है। हमने कुछ देर पहले देखा था कि शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो वो फिजिकल चेंज होता है। तो वैसे सॉल्ट को भी वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो फिजिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर फिजिकल चेंज होता है, तो यहां मिक्सचर ही बन रहा है ना, डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर बना रहे हैं, फिजिकल चेंज। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विथ रॉ फ्रूट्स, स्टूडेंट्स आप फ्रूट सैलेड बना रहे हो रॉ फ्रूट से, तो फ्रूट्स को काट ही तो रहे हो, कोई नई चीज थोड़ी बना रहे हो, फ्रूट्स को काट ही रहे हो, कोई नई चीज नहीं बना रहे हो, इज अ फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, हमने देखा है स्टूडेंट्स कि पेपर का बर्निंग जो है वो केमिकल चेंज होता है, वैसे वुड का बर्निंग भी केमिकल चेंज होता है, कोल का बर्निंग भी केमिकल चेंज होता है। जनरली बर्निंग जो है किसी भी चीज का केमिकल चेंज ही होता है। ठीक है, लिख भी सकते हैं, जनरली बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, काफी कुछ हम इस चार्टर में देख चुके हैं। अब यहां पे एक चार्ट बनाएंगे स्टूडेंट, विच इज अ वेरी यूजफुल चार्ट फॉर अस। स्टूडेंट्स, हम मैटर के बारे में इस चार्टर में पढ़ रहे हैं, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैटर होता है
वो एक्चुअली दो टाइप का होता है। आप शायद तीन सोच रहे होंगे, बट अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एक होता है प्योर मैटर और एक होता है इम्प्योर मैटर। एक होता है प्योर मैटर और एक होता है इम्प्योर मैटर। अब जो प्योर मैटर होता है स्टूडेंट्स, वो दो तरीके का होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ठीक है स्टूडेंट्स। और जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं या इम्प्योर मैटर है, दैट इज एक्चुअली स्टूडेंट्स मिक्सचर। दैट इज एक्चुअली मिक्सचर, वो मिक्सचर है। तो स्टूडेंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से पता चल रहा होगा कि साइंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को प्योर सब्सटेंसेस माना जाता है या प्योर मैटर माना जाता है, लेकिन मिक्सचर्स को इम्प्योर माना जाता है, क्योंकि एक्चुअली उनमें कई सारे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स मिक्स्ड होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी यूनिक नहीं होती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज यूनिक नहीं होती है। जैसे एलिमेंट की प्रॉपर्टी यूनिक होती है, वो किसी दूसरे एलिमेंट से नहीं मिलेगी, दूसरे कंपाउंड से भी नहीं मिलेगी। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी यूनिक होती हैं, भले वो एलिमेंट से बना होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी हमने देखी थी अलग होती है, यूनिक होती है। बट मिक्सचर जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग नहीं होती है, यूनिक नहीं होती है। वो जिन कंपाउंड्स और एलिमेंट से बने होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज है वही मिक्सचर में पाई जाती है, इसलिए मिक्सचर को इम्प्योर माना जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर ये मिक्सचर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो दो टाइप के होते हैं, जैसा कि हमने देखा, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा मुझे माफ करेंगे, इससे पहले होमोजेनस और हेट्रोजेनस की जो मैंने स्पेलिंग लिखी थी उसमें शायद मैंने मिस्टेक किया था, ई नहीं लिखा था। देखो यहां पर भी मैंने ई नहीं लिखा है, लेट मी करेक्ट। ओके, लेकिन जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं वो तो होमोजेनस ही होते हैं, वो तो हमने देखा ही है, होमोजेनस। ओके